जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है वह काफी ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। आज एक क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसको आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और काफी यह वीडियो रोचक होने वाला है। इसमें ध्यान से आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और निश्चित है कि आपको इसका जितने भी एक्सरसाइज हैं वो सभी आपको समझ में आएंगी। तो इसको समझने के पहले जो है याद कीजिए कि आपने जो है क्लास 9th में वास्तविक संख्या से ही रिलेटेड पहला चैप्टर आपने पढ़ा था। उसको एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, जिसके बाद यह वीडियो आपको काफी समझ में आने वाली है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर एक बार हमने लिख भी दिया है, यहाँ देख सकते हैं आप। 9th में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय, अपरमीय, वास्तविक, भाज्य, अभाज्य और भी हम लोग पढ़े थे इस चैप्टर में। लेकिन 10th के सिलेबस को, 10th के इस टॉपिक को समझने के लिए इतना आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, इतना जरूरी है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या होता क्या है यह हम लोग जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन होता है कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी गिनती 1 से शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 से अनंत तक। इसी प्रकार हम लोग पूर्ण संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लेंगे तो प्राप्त संख्याओं का समूह जो है पूर्ण संख्या कहलाता है। या इसका एक और डिफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जिसकी गिनती शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटिव, अनंत। पूर्ण से इसका शाब्दिक अर्थ लगा सकते हैं कि अंक जो होना चाहिए, जो पूर्ण होना चाहिए, संख्या जो होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। बाटा में अगर हो तो वह पूर्ण अंक से कट जाए, ठीक है। भाग लगे तो पूर्ण अंक आए, पूर्ण संख्या है, तभी हम उसको पूर्ण कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1.1 हो गया, 2.5 हो गया, इस तरह से दशमलव में यदि कोई संख्या है तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। नाम से ही इसके शाब्दिक अर्थ भी लगाइए तो पूर्ण मतलब पूरा, टूटा फूटा न हो। बाटा 3/4 है, उसको भाग दीजिएगा दशमलव में आएगा तो भी पूर्ण अंक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद से हम लोग पूर्णांक को इंग्लिश में इंटेजर कहते हैं, लेकिन एक अरबी शब्द है जेहिल, एक अरबी शब्द है आपका एक अरबी शब्द जेहिल है, जिसका अर्थ पूर्णांक होता है। पूर्णांक को हम लोग जेड से भी सूचित करते हैं और आई से भी सूचित करते हैं। तो पूर्णांक होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखने वाली बात है, पूर्णांक होता क्या है, इसका डिफिनेशन कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, यह हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं के समूह में उसी का ऋणात्मक शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं के समूह में, या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के समूह में इसी का ऋणात्मक, देखिए इसी का, जीरो का ऋणात्मक तो जीरो ही होगा, जीरो जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है,
तो 0 का ऋणात्मक ऋणात्मक ही होता है। 1 का ऋणात्मक -1, 2 का ऋणात्मक -2, 3 का ऋणात्मक -3। इसी प्रकार इन्फिनेटिव का ऋणात्मक -इन्फिनेटिव। इस तरह से जो है यह जो संख्याओं का जो समूह मिला उसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक शब्द से भी जो है अर्थ लगा सकते हैं पूर्ण अंक। इसमें भी कोई टूटा फूटा दशमलव में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। जैसे यह हमको पूर्ण संख्या के बारे में बताया उसी प्रकार से यह भी, बस इसमें पूर्ण संख्या में उसका ऋणात्मक शामिल हो जाता है। आप इन डिफिनेशन को सुन करके लिख भी सकते हैं। इसके बाद परमीय संख्या क्या होता है? तो परमीय संख्या का डिफिनेशन होता है, आपको पता होगा, याद भी होगा कि जो संख्या p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में किया जा सके। जो संख्या p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में किया जा सके उससे हम लोग परमीय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक शर्त है कि जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। यहां एक शर्त है कि जो है यदि कोई संख्या p बटा q के रूप में है या जिसे p बटा q के रूप में हम कर सकते हैं उसे परमीय संख्या कहते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जहां ये जो p और q जो होता है वह पूर्णांक होना चाहिए और q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के यह जो परमीय संख्या कहलाएगा। और अपरमीय संख्या का परिभाषा इसी का उल्टा हो जाएगा कि जो संख्या p बटा q के रूप में न हो, न केवल लगा देना है यहाँ पर, या जिसे p बटा q के रूप में नहीं किया जा सके उसे हम लोग अपरमीय संख्या कहेंगे। जहां p का q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0, सेम यही रहेगा, बस यहाँ न लगा देना है, यहाँ नहीं लगा देना है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका परिभाषा आप यहाँ देख कर लिख भी सकते हैं। अपरमेय का परिभाषा के लिए बस यहाँ न लगा देना है, p बटा q के रूप में न हो या जिसे p बटा q के रूप में नहीं किया जा सके, बाकी सेम रहेगा। तो चलिए परमीय और अपरमीय को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में किया जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। जैसे में आप यहां देख सकते हैं कि 0 है, 1, 2, 3 बटा 4, √9, 2.5, जीरो है, या p बटा q के रूप में इसको कर सकते हैं। केवल 0 है, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। परिभाषा होता है कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो या जिसे p बटा q के रूप में किया जा सके, जहां p q पूर्णांक होता है और q का मान 0 नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, यह हमारा p बटा q के रूप में है, p के स्थान पर 3 है और q के स्थान पर 4 है। तो देखिए 3, 4 पूर्णांक है कि नहीं, इसे पूर्णांक में 3 और इसके बाद 4 मिलेगा। इसी प्रकार आप यहाँ माइनस भी लगा दें तो -3 भी पूर्णांक है, p का मान, और q का मान 4 भी पूर्णांक है, तो ये परमीय संख्या है, p q पूर्णांक है। यहाँ भी हमारा यह 2 जो है ये भी p बटा q के रूप में है, क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, q के स्थान पर 1 है। यहाँ देखिए पूर्णांक इसमें कहीं √9 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम उस
पूर्णांक के रूप में कर सकते हैं, p बटा q के रूप में। √9 का हम जो है वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भी हम p बटा q के रूप में कर सकते हैं। ये भी p बटा q के रूप में हो सकता है। देखिए 2.5 है, इसका दशमलव हम हटाएंगे तो यहाँ आपका दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एगो अंक है तो 1 को 1 0 बाटा में लग जाएगा। काटेंगे 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार, 5 बटा 2 आ गया p बटा q के रूप में। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी देख सकते हैं परिमेय संख्या का यह दशमलव प्रसार है, यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और यह अशांत है। अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद कोई अंक या संख्या बार बार आए, ठीक है। तो 5 के बाद आप देख सकते हैं कि 2 है, फिर 5 के बाद फिर 2 आ रहा है, यानी 2 या बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत कहा जाता है, और यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। इसको हम और डिटेल से पढ़ाएंगे जब एक्सरसाइज चालू करेंगे। इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन अभी हम आपको बोर्ड पर समझाए थे कि वह संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, या जिसे p बटा q के रूप में नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है, q बराबर नहीं 0। तो देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे मिटाते हैं, इसको हम वीडियो को पुश करके आप इसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिखना चाहे तो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा √5। देखिए p बटा q के रूप में है, कहीं पूर्णांक में √5 है नहीं है, इसका वर्गमूल भी बनाएंगे तो दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो पूर्णांक नहीं होगा। √3 बटा 4, √5 बटा 2। इसी प्रकार से इसका अपरिमेय संख्या का एक दशमलव प्रसार पर ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है कि यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक या संख्या के बाद किसी अंक या संख्या की पुनरावृत्ति में एक एक की बढ़ोतरी होती जाती है, तो वह दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए कि हम 0.1 है, 1 के बाद 1 2 है, फिर 1 के बाद 2 हो गया, फिर 1 के बाद 3 2 हो गया। इस तरह से कोई दशमलव प्रसार है। देख सकते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक है 1, 1 के बाद 2 की संख्या 1 है, फिर 1 के बाद 2 की संख्या 1 बढ़ गया 2 है, फिर 1 के बाद 2 की संख्या 1 और बढ़ गया 3 हो गया। तो यानी किसी संख्या में दशमलव के बाद किसी निश्चित अंक यहाँ पर 1 है, निश्चित अंक या संख्या के बाद किसी अंक में पुनरावृत्ति में, अंक की पुनरावृत्ति में एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए अंक की पुनरावृत्ति, यहाँ 2 है, 2 की पुनरावृत्ति, 2 का यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, फिर 1 के बाद 2 का एक वृद्धि और हो गया उसके पुनरावृत्ति में, यहाँ 3 हो गया, 2 की संख्या 3 हो गया। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वह अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। इसको भी हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये भी हम लोग 9th में पढ़ चुके थे। इसके बाद जो है वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देंगे तो उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय का एग्जाम्पल जो ऊपर दिए थे हम मिटा दिए हैं, और यह परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, यह दोनों इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलाकर होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर आप लिखिएगा। इसके बाद भाज्य संख्या क्या होता है हम लोग समझेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इसके बाद तो भाज्य संख्या होता क्या है, तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, या इसका परिभाषा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे,
तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है, जैसे में मान लीजिए कि यहां पर हम लिख दें 4 लिख दें। 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है 1 से भी कटेगा और स्वयं 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा, यानी 1 और स्वयं के अलावा एक और संख्या से कट रहा है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। 4 से छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके बाद 6 1 और स्वयं से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसी प्रकार आपका। इसके बाद अभाज्य संख्या जस्ट इसका अपोजिट उल्टा है। अभाज्य संख्या क्या होगा? वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भी आप यहां देख सकते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 1 और 2 को छोड़कर किसी और से नहीं कटेगा। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी प्रकार से आगे अनंत तक चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ 3 भी है। 3 1 और 3 को छोड़कर किसी और से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 जो है 1 और 5, 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। 7 भी। ये जितने भी संख्याएं हम लिखे हैं, सभी संख्याएं आप सोच कर देख सकते हैं कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए हम इन सबको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यह था हम लोग का 9th क्लास का टॉपिक जो हम लोग समझ चुके थे। अगर इसको आप एक बार हमने रिकॉल करवा दिया और यदि आपको समझ में आ गया हो, तो आगे का जितने भी टॉपिक हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। हम लोग 10 क्लास में HCF निकालना सीखेंगे। HCF आप सुन करके आप कहते होंगे कि चलिए तो हम तीसरा चौथा पांचवा में सीख गए हैं। तो वहां पर जो हम लोग सीखे थे HCF, वहां पर हम लोग भाग विधि से सीखे थे कि यहाँ जो HCF हम लोग को सीखना है वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से सीखना है। यह होता क्या है? बहुत इजी है, बहुत ही आपको इजी तरीका से समझाया भी जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे तो पहले हम लोग एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम होता क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की सुविधा प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। कहने का मतलब है, एक इस परिभाषा को एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो एक श्रृंखला, एक सुपरिभाषित श्रृंखला के द्वारा बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग गैस ऑन करेंगे, उसके बाद से उस पर बर्तन रखेंगे, उसमें दूध रखेंगे, फिर चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, यानी एक श्रृंखला के द्वारा बनता है। तो एल्गोरिथम का मतलब भी वही होता है। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है एल्गोरिथम, जो किसी समस्याओं को जो है हल करने का एक सुविधा या विधि प्रदान करता है। और प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहीं पढ़ना है आपको। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? तो प्रमेयिका जो होता है वह पहले से ही एक कथन होता है जो सिद्ध किया जा चुका होता है। पहले से ही एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी और कथन को या प्रश्न को हम लोग सिद्ध या हल करते हैं। तो यूक्लिड, चलिए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसे मिटाते हैं हम।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से जीरो जो होता है छोटा होता है या बराबर होता है आर के, और आर जो है वह छोटा होता है बी के। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और यहाँ पर एक बहुत ही इजी तरीका से समझने के लिए आप और कह सकते हैं कि एक विभाजन एल्गोरिथम हम लोगों ने पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, विभाजन एल्गोरिथम नीचे क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यह फॉर्मूला हम लोग नीचे क्लास में पढ़े हैं, रटे भी हैं। सेम यही चीज यह होता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसका एक चरण होता है, एल्गोरिथम जो होता है एक चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो हमें जो है किसी प्रश्न को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो यहां हम देख सकते हैं, देखिएगा, हम बस यहाँ पर होता क्या है एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हम लोग यहाँ एक भाग ले लेते हैं 7 से, मान लीजिए कि अगर 25 में ही भाग देना है तो 3 बार में जाएगा। 25 से 21 हटाएंगे तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, यह जो हमारा जो संख्या होता है यह भाज्य होता है, और यह जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और यह जो प्राप्त होता है इसे भागफल कहते हैं। और नीचे घट करके जो बचता है, जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं, और या जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर भी है। यह हमारा जो है जो भाज्य है ए के स्थान पर यह ए हो जाएगा, और बी जो है भाजक का काम करेगा, और क्यू जो है यहाँ गुना में भागफल है, यहाँ गुना में क्यू है, तो जो क्यू है वह भागफल का काम करेगा, और शेषफल आर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें आर का जो मान होता है 0 से छोटा या इसके बराबर होता है। देख सकते हैं, अगर यह पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ 25 की जगह 21 होता है तो पूरा पूरा कट जाता है, यहाँ शेष 0 हो जाता है, तो जो आर का मान है वह 0 के बराबर हो जाता है। लेकिन यह कटा नहीं है, 25 है तो यह कटा नहीं है, तो नहीं कटा है तो जो यह आर है वह 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। और वहीं जो यह आर का जो मान होगा, आप खुद सोच कर देखिए, क्या यह 7 के बराबर या 7 से बड़ा कभी होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। यह हमेशा जो है इस भाजक से, इस बी से हमेशा छोटा ही होगा आर का मान, शेषफल का, या 0 होगा। तो वहीं यहाँ जो आर का मान होगा वो बी से छोटा होगा, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो एक प्रश्न ये पूछता है कि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर का मान क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देता है। एक ऑप्शन यह दे देगा, और ऑप्शन दे सकता है आपका इसको उल्टा इस तरह से घुमा देगा। इसी प्रकार से अन्य और भी ऑप्शन दे सकता है, और उसमें सही ऑप्शन चुनना होता है। तो ध्यान रखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आर का मान यह होता है। अब चलिए इसकी सहायता से एक सीएफ बनाते कैसे हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए हम 12 तथा 30 का HCF जो है ज्ञात करना हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो कैसे बनाएंगे? तो
सबसे पहले जो है हम आपको बताते हैं, पीछे आप लोग भाग विधि से पीछे पिछली क्लासों में जो है कैसे आपने पढ़ा है। जिससे हम लोग यहाँ पर छोटा संख्या से भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, नहीं सॉरी, दो बार में 24, और यहाँ जो है 30 में से 24 घटाएंगे या 6 हो जाएगा। देखिए एक चरण यहाँ समाप्त हो गया। अब क्या करते हैं, इस 6 जो है जो शेष है, इस शेष हमारा यहाँ भाजक बन जाता है, और जो यह भाजक था वह भाज्य बन गया। फिर इसको दोबारा दूसरी चरण में भाग करेंगे। इस 6 से जो है 12 कितना बार में भाग लगेगा, तो 2 बार में, तो यहाँ 12 हो गया, या कट गया। जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक हम लोग इस तरह की क्रिया करते जाते हैं, और 0 भाजक के स्थान पर जो संख्या आने पर होता है वही संख्या हमारा HCF होता है। तो यहाँ जो यह 0 है, कट गया मतलब 0, तो ये जो 0 आया है शेषफल 0 0, वह यहाँ भाजक के स्थान पर 6 आया है तब आया है, इसलिए हमारा HCF 12 और 30 का जो HCF है वह क्या हो गया, 6 हो गया। तो यह भाग विधि से हम लोगों ने इसको सीख चुके हैं। सेम यही चीज करना है, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हमें बनाना है तो यहाँ आप चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए R और R से बड़ा B होता है। देखिए तो यहाँ फर्स्ट स्टेप चरण 1 में जो है हमने क्या किया है, तो 30 भाज्य है, A हमारा भाज्य होता है, तो A के जगह पर 30 हो जाएगा, बराबर B के जगह पर क्या है, B हमारा भाजक होता है, तो B के स्थान भाजक के स्थान पर 12 है, तो यहाँ 12 ले लेंगे। और Q भागफल, आप सोचिए कि 12 से 30 में भाग देना है तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में, 12 दूना 24, बचेगा क्या, तो यहाँ 6 बचेगा, यही 6। अगर समझ में आपको नहीं आता है तो यहाँ से भी इस तरह से देखकर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो R की जगह पर क्या आया है, 6 आया है, लेकिन आप HCF में जानते हैं कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आगे हम लोग क्रिया करते जाते हैं। या तो 0 नहीं है R का मान 0 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे R बराबर नहीं 0। R का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ेंगे। फिर चरण 2 में आएंगे। अब चरण 2 में यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो शेष है, शेष जो 6 था वह भाजक बन गया, और जो भाजक 12 था वह भाज्य बन गया। तो वही काम यहाँ करेंगे हम। यह जो भाजक है हमारा 12, यह क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, एक जगह पर आ जाएगा, ये भाज्य है। और जो शेष 6 है, R का मान 6 है, वह भाजक के स्थान पर आ जाएगा। और भाजक का मतलब कि जिससे भाग दिया जाता है, तो 6 से अब 12 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में, 6 दूना 12। अब जब 12 आइए गया तो कट जाएगा, कट कर क्या बच जाएगा, नीचे शेषफल 0 बच जाएगा, और R का मान क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। जब R का मान 0 आ गया तो यहाँ पर हमारा क्रिया खत्म हो गया। अब देखिए कि R का मान जो 0 आया है, भाजक के स्थान पर क्या रखने पर आया है, तो भाजक के स्थान पर 6 रखने पर आया है, इसलिए हमारा जो है HCF 30 और 12 का HCF जो हो गया वो 6 हो गया। इसी प्रकार से आप अन्य एग्जाम्पल भी अपना से लेकर बना सकते हैं, और अपने बुक से भी, मैथ का बुक का पहला चैप्टर निकालिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा और आप उससे बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगले वीडियो में जो है आपके बुक का जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करेंगे। उन सभी एक्सरसाइजों के लिए एक आज का यह जो क्लास रहा या बहुत ही जरूरी था, बेसिक है उन सबको समझने के लिए। यदि
आपको जो है यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।